नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। और आखिर कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, लेकिन फिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौकों पर चूक कैसे जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में खड़ी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपक्ष अपनी नकारा जो स्थिति है उससे वो उभर ही नहीं पा रहा। तो आप विपक्ष को दोष नहीं दे सकते। तो फिर इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी खुद है। कैसे है? इसका ताजा उदाहरण तमिलनाडु से हम लेते हैं। तमिलनाडु में नई पार्टी एक विकल्प के तौर पर आई। जोसेफ विजय पहली बार चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बन गए। अब जोसेफ विजय की जो पर्सनल लाइफ है उसको लेकर सोशल मीडिया में चर्चाएं बनी रहती है। तो त्रिशा कृष्णन जो तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस है, बताते हैं कि उनकी नजदीकियां जो है वो जोसेफ विजय से है। लेकिन दूसरी तरफ डीएमके के इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में एमके स्टालिन, क्योंकि वो तो अपनी सीट हार चुके थे, इसलिए उदयनिधि स्टालिन को जिम्मेवारी दी गई है। उदयनिधि स्टालिन एक तरीके से आप कहिए, चाहे अहंकार कहिए या फिर बड़बोलापन कहिए, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मामला हुआ तंजावुर में इस वक्त आपको पता ही होगा, क्योंकि कावेरी का जो जल है उसको लेकर विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। इसको लेकर उदयनिधि स्टालिन की एक रैली, और उस रैली में कुछ लोगों ने जोश जोश में जो है वो त्रिशा के नारे लगाए। त्रिशा के त्रिशा कृष्णन कौन है आप समझ ही गए होंगे। और इसको लेकर उदयनिधि स्टालिन ने डबल मीनिंग में बात करते हुए एक बड़ा तंज कसा। अब उदयनिधि स्टालिन ने रैली में जो है वो इस तरीके का भाषण दिए, लेकिन जो प्रतिक्रिया आई उसके ऊपर विचार करना जरूरी है। जोसेफ विजय को कितना समय बनना हुआ है अभी मुख्यमंत्री बनने हुए? टीवी के पार्टी पहुंची महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई और साथ में एफआईआर दर्ज की गई। और आज आपने अगर देखा हो तो स्थिति यह बनी कि उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से पुलिस उठा ले गई, हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद में उदयनिधि स्टालिन का जो वकील है वो लगभग 2-2:15 बजे के आसपास मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे और मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई। उस याचिका पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने कह दिया कि पूछताछ के बाद में थाने से ही जमानत दे दी जाएगी। और हुआ भी यही, क्योंकि जो प्रक्रिया का था। लेकिन एक चीज इससे साफ तौर से समझ में आ गई कि जोसेफ विजय इस तरीके की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही जो है वो उदयनिधि स्टालिन की पार्टी डीएमके जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाए, लेकिन एक हद से अगर ज्यादा कोई बाहर निकलता है, अपनी लिमिट को क्रॉस करता है, तो उसके ऊपर लगाम किस तरीके से लगाई जाएगी। क्योंकि हम हमेशा जो है वो उदाहरणों की और तर्कों की बात करते हैं, बेलगाम घोड़ों की। बेलगाम घोड़े किस तरफ भागेंगे, कितना भागेंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन घोड़े को रोकना है तो उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। तो यहां पर टीवीके ने अस्थायी तौर से आंशिक रोक लगाने का ही प्रयास किया, लेकिन प्रयास किया, और वो भी नेता प्रतिपक्ष जो तमिलनाडु की विधानसभा के हैं। अब दूसरी तरफ इसके विपरीत हम सोचकर देखते हैं। उदयनिधि स्टालिन तब तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, सनातन को लेकर बड़ी टिप्पणियां की, हिंदुओं को वो लगातार गाली देते हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। अब आप इसके दूसरे रूप को देखिए, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि इस मामले में टीवीके जो है वो एकदम से हिट हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है उदयनिधि स्टालिन के ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार और कोई हक नहीं है कि वो उदयनिधि स्टालिन को लेकर या डीएमके को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करे। क्यों नहीं है? मैं इसका जो है वो राजनीतिक फायदे और राजनीतिक नुकसान की मैं बात नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से नहीं कर सकती है।
और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति के या दूसरी पार्टी के काम को लेकर इस तरीके से जो है वो बयानबाजी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर जाकर देखना चाहिए। आप देश में एक दूसरी स्थिति बनी हुई है, और दूसरी स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को जिस तरीके से जंतर मंतर पर 20 जुलाई को गालियां दी गई। नरेंद्र मोदी रात को आते हैं और वो कहते हैं कि इनको माफ कर देना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका जो है वो चाहता है कि इनको एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह उठना चाहिए कि क्या इनको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर इनको सजा नहीं मिलती है तो फिर इनका हौसला और बाकी लोगों का जो तैयार बैठे उनका क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं, 20 जुलाई की जो घटना हुई उस घटना को लेकर, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो लड़के लड़कियां थे वो सारे कंटेंट क्रिएटर थे। ठीक है, अगर आप उनको सजा नहीं देना चाहते, हम भी मानते हैं कि ऐसे लड़कों को, छात्रों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट को जो है वो एक तरीके से प्रतिबंधित करा सकते हैं, ताकि उनको यह समझने में आए कि अगर वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो उनके सोशल मीडिया जिसके लिए वो इस तरीके का कर रहे हैं वो दुकानें उनकी बंद हो जाएगी, तो आगे से वो ध्यान रखेंगे। और ज्यादातर की कहानी यही है, 20 जुलाई को लोगों ने अपने कंटेंट्स को सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस तरीके से किया, और साथ में आपराधिक तत्व वो तो थे ही, आप उनको नकार नहीं सकते। लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल जो लगातार पिछले 5 साल से लगातार यह संकेत दे रहा था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आप इसके उलट सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी अब तक होती तो कितनी बार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की हत्या करने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उनको पीड़ित जो है वो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से किया गया, उन महिलाओं के साथ क्या किया गया, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाने का सोचा भी नहीं। यह अलग बात है, पॉलिटिकल माइलेज वो किस तरीके से मिला हम उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। और अब एक ऐसी स्थिति बनी है कि जिस तरीके से एक गंदगी के सामने जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार झुक गई, लेकिन अगर यही भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे, अगर उनके सामने भारतीय जनता पार्टी झुकती तो उसका परिणाम कुछ अलग था, और मुझे लगता है कि झुकने की जरूरत नहीं थी। दूसरा पहलू देखिए आप यूजीसी को लेकर, यूजीसी गाइडलाइन पूरा देश और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो एक समर्थक वर्ग था वो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी नेता ने आकर जो है वो इस तरीके से, जिस तरीके से सीजेपी से बात करने का प्रयास किया, क्या उन लोगों से बातचीत करने का और एक रास्ता निकालने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं किया। और इसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा कि इसके परिणाम जो है वो क्या होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थित जो वर्ग है, जो किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी को छोड़ना नहीं चाहता, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित वर्ग इस वक्त नाराज चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसको लग रहा है कि उसकी सुनी ही नहीं जा रही, जबकि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुनकर लाने में उसका बड़ा योगदान है, और उनकी सुनी जाती है जिनका काम है चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर दे। वो कहावत है कि गधे को जो है वो घी पिलाने का मतलब है, उसको लगता है कि वो उसकी आंख फोड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने वो सारे काम करके देख लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए और 240 सीटों पर आ गए 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जैसे ही जो है वो योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ, या हम कहें कि राष्ट्रवाद की तरफ वापस मूव किया, तो भारतीय जनता पार्टी एक ही स्टेट के बाद दूसरे स्टेट जीतती हुई दिखाई दी। लेकिन इस सरकार की जो समझ है, सलाहकार है, जो भी है, मुझे लगता है कि जोसेफ विजय की जो नई पार्टी है उससे सीखना चाहिए। और यही जो है, आप देखिए नेता प्रतिपक्ष तमिलनाडु, तो नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा का है उसकी क्या हालात है। अब तक कितनी ही बार उसने जो है वो इस तरीके से हरकतें की, और देश की जनता को लगा कि इस बार जो है वो राहुल गांधी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सरकार जैसे ही राहुल गांधी का मामला आता है नरम पड़ जाती है। तो सवाल यह उठता है कि उससे मैसेज क्या जाता है।
उससे नैरेटिव क्या तैयार होता है। आज वो व्यक्ति जो 100 के आसपास चुनाव हार चुका हो, बिल्कुल असफल हताश व्यक्ति, लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं, वो हर मंच पर यह कहता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो उसके सामने डरते हैं, उसके सामने वो हाथ पकड़कर जो है वो खड़े हो जाते हैं, उसकी आंख से आंख नहीं मिला सकते। ये नौबत जो है वो इस पार्टी की आ गई है। क्यों आई है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस पार्टी ने कभी किसी के ऊपर, तानाशाह के सबसे ज्यादा आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जितनी जो गालियां खाई शायद उसकी जरूरत नहीं थी। पहले दिन ही अगर इसके ऊपर एक्शन हो जाता तो शायद दूसरे नेताओं को, दूसरे लोगों को सबक मिल जाता। जैसा कि मैं कह रहा हूं, इससे पहले कि अगर एक्शन हो जाता तो 20 जुलाई को जो गालियां दी गई, शायद किसी की हिम्मत होती कि वो गालियां देता, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ को अगर कोई गाली देता है या किसी भी तरीके का धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए या दंगा फसाद करने के लिए कोई उल जुलूल जो है वो बयान देता है, तो उसका साम पहले पहले जो है वो इलाज हो जाता है, क्योंकि वहां पर योगी सरकार है। तो ये जो मूल फर्क है, इसको मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जनता की जो भावनाएं हैं वो किसके साथ है और वो क्या चाहती है। आप उसको ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते, और अगर ज्यादा समय तक नजरअंदाज करोगे तो फिर एक विकल्प निकल कर आएगा, जैसे प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से निकल कर आया है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।